नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और मेरे साथ स्टूडियो में हैं आईबीसी 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर अंशुमन शर्मा जी। और स्टूडियो के साथ साथ हमारे संवाददाता दिलीप नागौरी और नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। दिलीप, सबसे पहले तो आपके यहाँ क्या स्थिति है और कितना प्रतिशत वोटिंग आपके यहाँ हुआ है, क्या स्थिति देख रहे हैं आप, और क्या भीड़ वाकई है या फिर कुछ देर बाद और मतदाता आने की उम्मीद लग रही है? जी, मैं बता दूं कि सुबह से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ देखने को मिली है और कहीं ना कहीं मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है मतदान करने के लिए। खासकर महिलाओं में बहुत खासा उत्साह देखने को है। अभी दोपहर में लोग खाना खाने का समय, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी भीड़ रुकी भी है। माना जा रहा है कि आधे घंटे बाद फिर कहीं ना कहीं मतदान केंद्रों पर भीड़ देखने को मिलेगी। जी, नरेंद्र से हम बात करते हैं। नरेंद्र, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए, क्या स्थिति देख रहे हैं? मतदान केंद्रों पर है, अब तक क्या मतदान हो चुका है, कितना मतदान हो चुका है, कोई अप्रिय घटना तो नहीं हुई, पुलिस प्रशासन किस तरह चाक चौबंद है, ये भी स्थिति जानना चाहेंगे। देखिए विजय, बिल्कुल जिस तरीके से आज सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकल के मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे। बड़ा मलहरा जो विधानसभा है जहां पर उपचुनाव हो रहा है, यहाँ पर भारी मात्रा में मतदाता अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे थे। चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो या बुजुर्ग हो, सभी लोग घर से निकले और मतदान केंद्रों पर पहुंचे, जहाँ पर मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतार देखी गई है। अभी तक बात की जाए यहाँ पर मतदान के शांतिपूर्वक होने की, तो बिल्कुल प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए, निष्पक्ष मतदान कराने के लिए बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। कलेक्टर शीलन सिंह और एसपी सचिन शर्मा लगातार ऐसे उपचुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। वो बड़ा मल्हारा विधानसभा में ही डेरा डाले हुए हैं और बराबर सतत निगरानी कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात की जाए यहाँ पर मतदाताओं तो यहाँ पर करीब 2,70,000 मतदाता हैं जो चुनावी मैदान में जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला करेंगे। मल्हारा सीट पर करीब 317 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 92 मतदान केंद्र अति संवेदनशील थे, जिन पर भी पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां यहाँ पर तैनात की गई थी। और जिला प्रशासन द्वारा प्रयास यही रहा है कि निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी भेदभावपूर्ण तरीके से और शांति तरीके से मतदान संपन्न कराया जा सकता है, जिसमें जिला प्रशासन काफी हद तक सफल भी हुआ है। अभी तक किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। हालांकि कई जगह पे ईवीएम और वीवीपैट मशीन खराब होने की शिकायतें आई थी, जिनको रिप्लेस किया गया है। इक्का दुक्का जगह मतदान का बहिष्कार भी किया था। प्रशासन के अधिकारियों की समझाइश के बाद वहां पर भी मतदान शुरू हो गया है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बातचीत के लिए। तो लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। मरवाई की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मरवाई विधानसभा क्षेत्र में भी वोटिंग जारी है। मरवाई में 3 बजे तक 59.05% मतदान हुआ है, यानी कि मरवाई में भी लगभग 60% के आसपास मतदान की स्थिति पहुंच गई है। और लगभग 4:03 हो गए हैं अंशुमन जी, तो इससे आगे भी ज्यादा अगर आंकड़ा जाता है, क्योंकि 6 बजे तक का वो 6 बजे है, क्योंकि 8 बजे मतदान शुरू हुआ था मरवाई में। और अभी भी आप समझ सकते हैं कि अगर 20 से 30% और मतदान बढ़ा इस समय में, तो यहाँ भी दिख रहा है विजय। और मध्य प्रदेश की बात करें तो कुछ आंकड़े बिल्कुल इंटरेस्टिंग जैसे दिख रहे हैं। सुमावली में पिछली बार 71% मतदान पड़े हुए थे 2018 में, और इस बार सिर्फ 34% हुए हैं। अभी 2 घंटे का समय बचा है मतदान के लिए, तो ये थोड़ा सा वहां पे स्पीड कम दिख रही है। वही हाल दिमनी का भी है कि वहां पिछले दफा 70% मतदान हुए थे, इस बार 40% हुए हैं। डबरा में पिछले बार 68% थे, अभी 49% हुए हैं। ग्वालियर और ग्वालियरपुर में दोनों में पिछले बार 59% और 63% थे, इस बार 35 और 37 के आसपास है। तो जो ग्वालियर चंबल का इलाका है वहां पे थोड़ा बहुत कम दिख रहा है। लेकिन वही हम बात करें बदनावर की या हाट पिपलिया की या आगर की, सुवासरा की, यहाँ पे 70 से 72% मतदान हो चुके हैं। तो यहाँ पे काफी स्पीड दिख रही है। और उसका एक कारण भी कि ग्वालियर चंबल में, स्पेशली महगांव में और सुमावली इलाके में हम देख रहे हैं कि लगातार हिंसक झड़पें हो रही है, 5 बार गोलीबारी हो चुकी है। तो वो एक बड़ा फैक्टर हो चुका है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये काम करेगी, क्योंकि अब जब मतदान हो रहा है, मतदान के बाद अगर हम चलिए एक एक सीट पर भी अगर आंकड़ों पर नजर डालते हुए चले, करेरा सीट पर ही हम मान लेते हैं, करेरा सीट को हम लेकर चलते हैं, और करेरा में जिस तरह से मतदान प्रतिशत बढ़ा है, और करेरा में अभी 50% मतदान हो चुका है। 50% मतदान हो चुका है। पिछले बार यहाँ पे 73.12% मतदान हुआ, तो करीब करीब आंकड़ा उतना ही पहुंच जाएगा ये लग रहा है। अब ये देखिए कि कोरोना काल में इतने गाइडलाइन से कोरोना का भय बिल्कुल नहीं दिख रहा मतदाताओं की। अच्छी बात है कि सेफ्टी के साथ में वो मतदान कर रहे हैं और उत्साह बना हुआ है जी। लेकिन सवाल ये है कि दोनों तरफ जाटव हैं। हाँ। और अपने जाटव प्रत्याशी के लिए सिंधिया भी सभा कर चुके हैं, 50% मतदान हो चुका है। और अब सवाल ये कि जिस तरह से इस पूरे मतदान के दौरान हमने देखा कि लोग लगातार आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं, लेकिन अब आप देखिए कि हम अगर एक एक सीट पर
अमूमन नजर डालते हुए चले, जसवंत जाटव, प्रागलाल जाटव, राजेंद्र जाटव, तीन हैं। बीजेपी से जसवंत जाटव, प्रागलाल जाटव कांग्रेस से और राजेंद्र जाटव बसपा से, बीएसपी से। हाँ। अब आप देखिए कि यहाँ क्या फैक्टर काम करेगा। पिछली बार जब यहाँ जो प्रत्याशी जीता था, प्रागलाल जाटव जीते थे, हाँ। माफ कीजिएगा, जसवंत जाटव यहाँ से जीते थे, तो अब उनके पास जो वोट प्रतिशत था वो तो अपना है ही, हाँ। लेकिन जो कांग्रेस को उनको मिला था और जो उनकी हार जीत का अंतर था, वो अंतर भी पाटना है। हाँ। बीजेपी को अपना वोट प्रतिशत भी बढ़ाना है, और अभी मतदान जो है केवल 50% है यहाँ। बिल्कुल। हालांकि हम आधा मान सकते हैं इसको, लेकिन आधा में भी यहाँ जातिगत स्थिति बड़ी कमाल की है कि तीनों जाटव हैं, जाटव समाज बटा हुआ है। मैं पहले भी कह रहा था विजय कि वो इलाके ऐसे हैं जब बाकी कितने भी हम मुद्दे की बात कर ले, जातिगत फैक्टर बड़ा फैक्टर है। यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है कि तीनों के तीनों जाटव हैं, एक बार पहले विधायक रह चुके थे, अब वो दूसरी पार्टी से हैं, और अभी 50% मतदान हुआ है, पिछली बार 70% मतदान हुआ था 2 घंटे में, और मान के चलिए 70% के आसपास ही होगा। तो कौन से मतदाता किस माइंडसेट के साथ वहां जा रहे हैं और क्या वो सोच के कर रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग हो गया देखने के लिए, क्योंकि भाई एक ही समुदाय से तीनों आते हैं, तो बाकी जो अदर देन जो जाटव फैक्टर है, जाति जो जाटव के अलावा लोग हैं, वो किसको वोट दे रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम मुंगावली सीट की बात कर लेते हैं। अंशुमन जी, मुंगावली पे अगर हम वोट प्रतिशत देखें, अभी फिलहाल क्या चल रहा है मुंगावली का? मुंगावली में लगभग 46.79% है। हाँ। और मुंगावली से हम दोनों प्रत्याशी की बात कर ले, बृजेंद्र सिंह यादव और कन्हैयाराम लोधी और वीरेंद्र शर्मा। अब आप देखिए यहाँ 3 लोग हैं, तीनों लोगों के बीच अलग अलग जातिगत वोट बटे हुए हैं। बिल्कुल, यहां लोधी है, एक तरफ यादव है, एक तरफ शर्मा है। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह कि यहां निर्दलीय उम्मीदवार भी होगा, नोटा का भी फैक्टर चलेगा, और अभी वोट प्रतिशत कम है, तो 40,000 से ज्यादा वोटर तो यहां आप समझ लीजिए कि अभी भी 25% बचा हुआ पिछले बार के कंपेयर में, 2018 के कंपेयर में। एक और बृजेंद्र सिंह यादव की इसलिए बात करूंगा अंशुमन जी, क्योंकि यादव वोट जो है वो हमेशा खींचते हुए आए हैं, और एक तरफ लोधी है। आप यादव वोट 40,000 से ज्यादा है, तो आप अभी भी आपके पास अगर अभी जो वोटिंग प्रतिशत आया है उसके हिसाब से तो अभी एक अमूमन अंदाजा हुआ है कि आप पीछे और चल रहे हैं। अभी पीछे चल रहे हैं, अभी और ज्यादा पीछे चल रहे हैं। आपको वोटिंग प्रतिशत तो वहां अगर नहीं बढ़ा तो ये समझ लीजिए कि सामने वाले जो जीता हुआ प्रत्याशी उसके लिए कोई मुश्किल खड़ी ना हो जाए। और विजय ये चीज है कि देखो कि पिछले बार जो 28 सीटों में आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो 45% कांग्रेस को वोट मिले थे, और लगभग 35% के आसपास भाजपा के पक्ष में थे 2018 में। इन 28 सीटों की हम बात करें तो ये है। चलिए पोहरी की तरफ बढ़ते हैं जरा। पोहरी की क्या स्थिति ये भी हम देखते हैं। पोहरी को भी हम लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों तक, मतदान की वो भी हम दिखाते रहेंगे। पोहरी की सीट में कितना प्रतिशत मतदान हुआ पोहरी में? पिछले बार 76% के आसपास मतदान हुआ था, और इस बार करीब 52.5% हो चुका है। पोहरी से सुरेश धाकड़ हैं जी, और हरिवल्लभ शुक्ला कांग्रेस से हैं। अब पोहरी में अब आप देखिए कि जातिगत वोटों को साधने में अगर जुटे तो भाजपा के सुरेश धाकड़ यहाँ जातिगत वोट बटोरेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि जो समाज के वोट होते हैं वो समाज की तरफ बढ़ते हैं। अब हरिवल्लभ शुक्ला इस मामले में पीछे हैं, आगे हैं, ये जनता तय करेगी। बिल्कुल। सवाल ये भी कि धाकड़ वोट अगर एकजुट हुए तो इसके लिए कोशिश क्या की गई थी पहले कि यहां सबसे ज्यादा 2 से लगभग जहां तक मुझे याद है 2 बार शिवराज सिंह चौहान सभा कर चुके हैं। हाँ। अब जब शिवराज सिंह चौहान ने इतनी सभा की है तो ये जातिगत वोट कहां जाएगा, और अभी भी 70% से पीछे हैं। तो दूसरी बात यह कि आप पिछली बार कांग्रेस से जीत कर आए थे, हाँ, और इस बार आप भाजपा पे हैं, तो आपको उसेन बोल्ट बनना है। हाँ। अपना ही रिकॉर्ड जब आप 9 सेकंड में 100 मीटर दौड़ रहे हैं, हाँ। तो आपको अब 8.5 के पास जाना है। यही वजह है कि अब स्टार प्रचारकों की आम सभा रोड शो देखते हैं विजय, तो शिवराज सिंह चौहान करीब 64 सभाएं और रोड शो किए। ज्योतिराज सिंधिया ने अपने इलाके और मिला के 53 सभाएं और रोड शो किए। वीडी शर्मा जी ने 39 सभाएं की। वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो कमलनाथ जी ने 42 सभाएं की। दिग्विजय सिंह ने 25 से 30 आम सभा और रोड शो किए हैं। सचिन पायलट ने भी इन इलाकों में 13 सभाएं की है। जी, ये है। अब अशोकनगर की तरफ बढ़ा जाए तो जातिगत फैक्टर वहां क्या कहता है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे खास माने जाने वाले जजपाल सिंह जज्जी हाँ। वहां से हैं।
यहाँ भी जातिगत वोट काम करता है। आशा धुरे वहाँ से है, उनका परिवार भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से है। तो सवाल ये है कि पिछला अगर प्रतिशत हम वोट देखें और अभी का वोट प्रतिशत देखें तो क्या अंतर पाते हैं? देखिए, पिछले बार ऐसा था कि 74.5% की वहां पे मतदान हुआ था और इस बार 59% हो चुका है। तो मुझे लगता है कि 2 घंटे का समय बचा हुआ है तो वापिस उतना ही के आसपास आ जाएगा, 74-75% मतदान वापिस हो जाएंगे। लेकिन 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 इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है, जैन समुदाय। आशा दोहरे जी जैन है, जैन से शादी की उन्होंने, जैन से शादी की आशा दोहरे। हाँ, अब सवाल ये है कि ये जातिगत वोट वहां भी कहां जाता है, और फिर सवाल वहां पे यही आ जाता है कि आप अपना पुराना वोट कैसे पाटेंगे। बिल्कुल, यानी कि दोनों ही पार्टियों के लिए उतनी मुश्किल है जितनी सामान्य जो नया प्रत्याशी है उसके लिए भी उतनी मुश्किल है, और जो दल बदल कर आया है उसके लिए भी उतनी मुश्किल है। चलिए, मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। हम एक एक सीट पर वोट प्रतिशत के हिसाब से आपको बता रहे हैं जहां कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपना वोट डाला है। जरा ये तस्वीर भी देख लेते हैं। मानदाता क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह मतदान करने पहुंचे, तो वहीं बदनावर से कांग्रेस प्रत्याशी कमल सिंह पटेल ने शासकीय स्कूल में बूथ क्रमांक 138 पर वोट डाला है। अनूपपुर से कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजाम ने हमरिया बूथ क्रमांक 36 में मतदान किया। मलेरा कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती ने मतदान किया। उन्होंने अपने गांव बमनी घाट के मतदान केंद्र पर मतदान किया है। अब जरा हम बात कर लेते हैं ग्वालियर पूर्व की, क्योंकि इस बार सिंधिया के गढ़ में जहां महाराजा का महल है, जहां महाराजा के महल में ये दोनों ग्वालियर ईस्ट और ग्वालियर, यहां मतदान आप देखिए कितना कम अभी तक हुआ, 4 बज चुका है, सबसे कम मतदान हुआ। शहरी इलाका है विजय, पिछले बार भी यहाँ पे 59% हुए थे और अभी तक के सिर्फ 35% मतदान हुए ग्वालियर पूर्व में। वहीं हम ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पे ग्वालियर के डबरा में 68% और 49% अभी हो चुके हैं। पिछले बार वो थे सर, अगर हम केवल ग्वालियर में पिछले बार 63% मतदान हुए थे और इस बार सिर्फ 37% मतदान हुए हैं। 37%, यानी कि अगर और ज्यादा अगर अभी लगता है कि लोग पहुंचेंगे तो ये प्रतिशत बढ़ेगा भी, और हम भी यही अपील करते हैं कि वोट प्रतिशत जरूर बढ़े। और ग्वालियर ईस्ट की अगर हम पूर्व की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा टक्कर काटेगी यार मुन्ना लाल गोयल और सतीश सिकरवार। सतीश सिकरवार और मुन्ना लाल गोयल आप देख ले, दोनों पर ही जो है आपराधिक रिकॉर्ड हम बात करें तो छवि कोई बहुत ज्यादा साफ सुथरी या जन नेता की नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों का अपना जनाधार जरूर है। और इस जनाधार के बाद आप एक तस्वीर देखिए कि सतपाल सिंह सिकरवार, उनके भाई, जिनको अलग अलग विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई थी उनके परिवार को, बीडी शर्मा जी ने उनको भाजपा से निष्कासित किया। अब सवाल ये है कि जो कार्यकर्ता बीजेपी के झंडे फूंक रहे थे वो एक रात के बाद सुबह उठकर मन बदलेगा क्या, किसी और का दामन थामेंगे क्या, या अपने परिवार के लिए मदद करेंगे, ये सब गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन स्थिति फिलहाल थोड़ी थोड़ी धुंधली सी तस्वीर जरूर दिखती है, यहाँ से पलड़ा भारी जरूर दिखता है। हम किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहे, लेकिन टक्कर कांटे की है। वही हाल ग्वालियर के भी देखिए, प्रद्युमन सिंह तोमर है और सुनील शर्मा है। जी आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था विजय कि अब ग्वालियर की बात देखें तो प्रद्युमन सिंह तोमर और सुनील शर्मा, यहाँ भी जातिगत फैक्टर इंपॉर्टेंट रहेगा। और ग्वालियर में फिलहाल सिर्फ 38% मतदान हुए हैं अभी तक के, पिछले बार 63% था। ये दोनों ही सीटों के दोनों ही प्रत्याशियों के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है कि अभी यहाँ अगर मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा, जहां से सिंधिया आते हैं, और सिंधिया वो फैक्टर जिसने शिवराज को सत्ता की चाबी सौंपी, वहां उनके 2 प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर जो मंत्री रहते हुए भी नाले की सफाई करते हुए नजर आए, आखिर और मंत्री जब दूसरी सरकार में बने तब भी उन्होंने सफाई की, और अब जनता उनके साथ रहती है, सफाई कर देती है। ये थोड़ा सा देखने वाला गेम चेंजर। अच्छा, ये जो परसेंटेज कुछ जगह बढ़े हैं या कुछ जगह कम हुए हैं, ये इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। वो वोटर कौन है जो नहीं निकला, जो पिछले बार 2018 में निकला था, या वोटर कौन है जो निकला जो पिछले बार 2018 में नहीं निकला था, और वो किसके पक्ष में वोट दे रहा है। इसमें आपकी बात में एक चीज और जुड़ जाती है कि ऐसी कौन सी जातिगत वोटर है जो बाहर निकल कर नहीं आए। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि 16 सीट है ग्वालियर और चंबल के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम चलते हैं, हमारे साथ कुछ हमारे संवाददाता और कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। दुर्गेश शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विकास बुंदरियाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सुवासरा से दीपक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो दीपक, जरा आप ही से जुड़ना चाहूंगा क्योंकि बाकी दोनों ही प्रवक्ता हैं, उनसे मैं बातचीत करता रहता हूं। दीपक, सबसे पहले तो बताइए कि सुवासरा में राकेश पाटीदार और हरदीप सिंह डंग, ये 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। हरदीप सिंह डंग पहले भी विधायक थे, कांग्रेस से मंत्री भी रहे हैं। अब सवाल यह है, मंत्री बीजेपी ने उन्हें बनाया,
क्योंकि जब वो बीजेपी के साथ आए तो अब सवाल ये कि 70% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। पहले तो मतदान प्रतिशत आप वहाँ बताएं कितना बड़ा है और क्या स्थिति देख रहे हैं, उसके बाद फिर हम इसका ऑपरेशन करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है और अभी 3 बजे तक का जो लास्ट अपडेट है वो 71% से ज्यादा मतदान यहाँ हो चुका है। अभी लास्ट अपडेट और आना बाकी है, लेकिन माना जा रहा है कि 80% 85% तक मतदान का जो प्रतिशत है वो जाएगा। और साथ ही साथ अगर प्रत्याशियों की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में 9 प्रत्याशी मैदान में है। इनमें से जो खास टक्कर वाला प्रत्याशी है वो बीजेपी से हरदीप सिंह डग है, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में अभी शामिल हुए हैं। पिछले 2 बार के विधायक है और फिलहाल वे मंत्री पद पर भी है। और कांग्रेस से एक नया चेहरा है, राकेश पाटीदार को मैदान में उतारा है। वे सुवासरा के गुराड़े प्रताप में रहते हैं। आज सुबह उन्होंने अपने गाँव में मतदान किया था और हरदीप सिंह डग है, उन्होंने भी सुवासरा में मतदान किया था। और इससे पहले दोनों प्रत्याशियों ने बजरंगबली, चूंकि आज मंगलवार भी है और दोनों ही बजरंगबली के भक्त हैं, तो दोनों ने आज बजरंगबली की पूजा आराधना की है, हनुमान चालीसा का पाठ किया है। उसके बाद उन्होंने मतदान करने पहुंचे हैं। तो सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा सामने आ रहा है। लोग घर से निकल रहे हैं और काफी बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं। जी दीपक, एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे। अभी फिलहाल 4:15 हुआ है, 4:15 हुए हैं। ऐसे में क्या स्थिति देख रहे हैं आपको? अभी और मतदान बढ़ने की उम्मीद दिख रही, वहां भीड़ दिख रही है मतदान केंद्रों पर? जी देखिए, अब जैसे कि सुबह थोड़ी भीड़ थी, उसके बाद में दिन में जो अमूमन होता ही है कि थोड़ी संख्या कम होती है, लेकिन शाम की स्थिति जब लोग थोड़ा, क्योंकि ये जो इलाका है वो कृषि प्रधान इलाका है और खेती बाड़ी से जब लोग वापस घर की ओर लौटेंगे तो माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में एक बार फिर से मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। और इस बार जो जिला प्रशासन है उनका भी ये मानना है कि पिछले साल जो चुनाव में 2018-19 के चुनाव में जो रिकॉर्ड रहा था 82% वो इस बार टूटेगा और 82% से ज्यादा मतदान होगा। लगभग प्रशासन का मानना है कि 85 या 90% भी ये मतदान का आंकड़ा जा सकता है। 85% तक भी ये आंकड़ा जा सकता है, यानी कि 50% अगर ये आंकड़ा पहुंचा तो अंशुमन जी समझ लीजिए कि ये कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये पाटीदार बाहुल क्षेत्र है। हाँ। कृषि प्रधान इलाका है और कांग्रेस ने यहाँ पे जो कृषि नया कानून आया था उसको भी भुनाने की कोशिश की है। हालांकि लगातार सभाएं भी वहाँ हुई हैं, कैलाश विजयवर्गीय सभाएं कर चुके हैं और साथ ही साथ वहाँ शिवराज सिंह चौहान भी सभाएं कर चुके हैं। और बात अगर कांग्रेस के करें तो पूर्व सीएम कमलनाथ भी वहाँ सभाएं कर चुके हैं, कांग्रेस के भी कई नेता वहाँ पहुँच चुके हैं। अब ऐसे में सुवासरा सीट पर जिस फैक्टर को अगर हम देखें कास्ट फैक्टर में अगर हम जाएं, मैं सबसे पहले अंशुमन जी इस पर बात करते हुए कास्ट फैक्टर से निकलूंगा। तो लगभग 1, 2, 3, 4 और 5 बार यहाँ बीजेपी को जरूर सफलता मिली और वो भी पाटीदार जो कैंडिडेट था। हाँ, पाटीदार कैंडिडेट वोटर्स को और जो कृषि वोटर्स है या ओबीसी वोटर्स हैं उसको साधने की कोशिश ज्यादा यहाँ की थी। दुर्गेश शर्मा जी, सुवासरा ऐसी सीट है क्योंकि ये ना तो बीजेपी का कभी गढ़ रही ना कांग्रेस का कभी गढ़ रही, यहाँ लगातार सभी को मौके मिले हैं। जी विजय जी। दुर्गेश जी, आप सुवासरा को किस तरह से देखते हैं? हम सुवासरा की बात कर रहे हैं। आवाज दुर्गेश जी, अब आवाज मिल रही है आपको? उधर विकास जी को भी आवाज नहीं जा रही है। जी 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 दुर्गेश शर्मा साहब आपसे कह रहा हूँ। आगे चलिए विजय जी। सुवासरा कहिए दुर्गेश जी। जी, सुवासरा क्षेत्र के अंदर निश्चित किसानों का एक अपना वजूद मतदाता के रूप में दिखाई देता है और जिस तरीके से मतदाताओं को अभी पिछले उसमें छला गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मतदाताओं ने जो अपना प्रत्याशी या अपना प्रतिनिधि चुना था उसने उनके मत को बेच के जो उनके संग गद्दारी करी है। किसान और एक आम हिंदुस्तानी गद्दार को कभी माफ नहीं करता। इस बार फिर मध्य प्रदेश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था और मतदाता के वो मत को खरीदा बेचा गया है, उसके विरोध में वहाँ वोटिंग हो रही है और निश्चित जो रिजल्ट आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबक होगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक ताकत होगी। तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव
इन्हीं एक अहम मुद्दे पर है, क्योंकि बाकी सारे मुद्दे तो हम 2018 में तय कर चुके थे और उस पर हम पहले से काम कर रहे हैं। 7 महीने का विराम जरूर लग गया षड्यंत्रों के कारण, पर हम पुनः अपने उन मुद्दों पर जनता के हित में जो निर्णय हमें कमलनाथ जी ने लिए थे उन पर हम फिर आप ये जो कह रहे हैं कि गद्दार और दल बदल, निश्चित क्या उनका एक आपको मौका मिला कि आप बेहतर कैंडिडेट इस बार रख पाए हैं पिछली बार की अपेक्षा? और क्या कमलनाथ जी ने जब कैंडिडेट तय किया, कांग्रेस ने जब कैंडिडेट तय किया, तो जातिगत समीकरण का भी ध्यान रखा है? विजय जी, जातिगत समीकरण से मतलब नहीं है। इस बार कैंडिडेट का चयन क्षेत्र की जनता ने और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने किया है। पहले निश्चित हमारे नेताओं के चयन थे, जो क्षेत्र में काम करने वाले नेता या हमारा फील्ड के जो उस समय उपस्थित नेता था उसको वहां का नेतृत्व दिया गया, उस नेतृत्व में जनता ने उनको नेता भी चुना। पर इस बार हमने एक सर्वे कराया जिससे जनता के बीच में से कौन सा हमारा कैंडिडेट होना चाहिए, उस सर्वे के आधार पे हमने प्रत्याशियों को दिया है। तो जनता के द्वारा जनता का चुना हुआ प्रत्याशी है और जनता अपने प्रत्याशी को अपना नेतृत्व देने के लिए तैयार है। तो रिजल्ट स्वतः ही सबकी समझ में है कि इस बार कांग्रेस को मध्य प्रदेश में पूर्ण सीटों के साथ में फिर से सरकार बनाने का मौका मिलेगा। विकास बुंद्रे जी, सुवासरा सीट को लेकर अगर बात करूं, 80% से पहले सही हो तो 80% से पहले इसमें मतदान प्रतिशत रहा है। पिछली बार 82% मतदान रहा है और इस बार भी 71% हो चुका है और बढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी में। यहाँ अब आपको अपने प्रत्याशी को उतने ही वोट लाना है उसी मतदान प्रतिशत में और अपने आप को ही क्रॉस करके अब फिर बीजेपी को जिताना है, क्योंकि वो बीजेपी के कैंडिडेट है। देखिए विजय जी, बड़ा स्पष्ट सा है। हमारे पास पिछली बार अंतर बहुत कम था। इसका मायने है कि जो बीजेपी का वोटर था वो कोई बहुत चूका हुआ नहीं था। मतलब बीजेपी के सिंबल के ऊपर वोट काफी मिले थे। अब वहां पे डंगजी भी हमारे साथ है। अच्छा, एक और बात देखिएगा सुवासरा के विषय में, जब हम देखते हैं खास करके मंदसौर, नीमच, रतलाम, नहीं ये पर्टिकुलर पार्टी ने ये हरदीप सिंह डंग को वोट मिले थे या कांग्रेस को मिले थे, ये भी तो सोचिए ना विकास जी। ये वोट क्या केवल डंग जी के चेहरे को देखकर मिले थे या पार्टी को मिले थे? हाँ, नहीं, मैं जो बात कह रहा हूं कि हम बहुत आप जो बात कह रहे हैं मैं सुन रहा हूं सर, इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि सवाल ये है कि वो पर्टिकुलर पार्टी के वोट थे या डंग साहब के वोट थे? सर पार्टी को, हाँ, आप किसका वोट मानते हैं? वो अगर पार्टी का है, पहले हम सुवासरा में आगे रहे थे, नहीं पार्टी, देखिए 2 तरह से भारतीय जनता पार्टी के वोट थे। बहुत मामूली अंतर था। इसका मतलब हमारा वोटर वहां पे कायम रहा था। कुछ एक लोग कांग्रेस के भ्रम में जरूर दूर हो गए होंगे। अच्छा, जहां पे जिन सीटों पे बहुत भारी अंतर से कांग्रेस के पूर्व विधायक जीते थे और अब हम हमारे साथ हैं 40,000 50,000 के, जैसे दत्ती गांव वगैरह, वो उनका व्यक्तिगत वोट था। अब आज दत्ती गांव जी हमारे साथ हैं और जब विकास जी जहां पे ज्यादा वोट मिले, आप कह रहे हैं कि वो व्यक्तिगत वोट था, पीछे से रही थी। विकास जी, दत्ती गांवकर जी की आपने बात कर ली। विकास जी, आपको पता है उनको पिछली बार कितने वोट मिले थे? उनको तो अपना अंतर पाटने में भी बहुत समय लग जाएगा। देखिए, जब व्यक्तिगत वोट होता है ना, तो वो व्यक्तिगत प्रभाव का वोट होता है। समझिएगा आप बात को। आपने जो यूपी बिहार में देखा होगा, व्यक्ति कोई निर्दलीय लड़ ले या कोई राजनीतिक दल से लड़ ले, उसके व्यक्तिगत प्रभाव के कारण वो बहुत अंतर रखता है। जहां मामूली अंतर है वहां समझिए आपकी पार्टी का वोटर ज्यादा है। कांग्रेस का कौन सा है, बीजेपी का कौन सा है। अब चूंकि हम बहुत मामूली से अंतर से पीछे रहे थे, तो इस बार हमें कोई लांघने में दिक्कत नहीं है। जबकि पोलिंग परसेंटेज मुझे लगता है कि इस बार सुवासरा का 85-90% चला जाएगा। जब अभी 3 बजे तक की रिपोर्ट आपके पास है, उसमें 71-72% आ रहा है। मैं आपको एक और एड ऑन कर रहा हूं चीज कि सुवासरा वो जगह है जहां माननीय शिवराज जी ने झुक कर दंडवत जनता को प्रणाम किया था। कांग्रेस हास्य का विषय बना रही थी।
उसके पीछे कारण ये था कि कांग्रेस का प्रदेश व्यापी एक भ्रम खड़ा करने का प्रयास, उसमें भी हम मंदसौर की सब सीटें जीते थे, केवल सुवासरा में थोड़ा सा पीछे रह गए। तो यकीनन वो पार्टी सर राजनीति में थोड़ा सा और बहुत कुछ नहीं होता जी, हार जीत मायने रखती है, लेकिन और एक एक सीट आपके लिए कितना मायने रखती है ये भी आप जानते हैं। मैं एक रिएक्शन अंजुमन जी मैं वही कह रहा था कि दुर्गेश जी आप सुन रहे होंगे इनको, विकास जी को, वो ये कह रहे हैं कि जहां पे वोटिंग ज्यादा हुआ या ज्यादा पड़े वहां पे व्यक्तिगत वोट मिले हैं, और जहां पे अंतर कम है वो पार्टी का वोट है। आप इससे सहमत हैं? विजय जी अभी क्या है, अपनी स्थिति को कैसे सुदृढ़ बताएं, कैसे ये बताएं कि नहीं हमने मध्य प्रदेश में जनता के संग धोखा नहीं किया है। इसलिए माननीय विकास बंदरिया जी बार बार अपनी बात से पलट रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि जहां पर मत कम है वहां पार्टी की बात आ जाती है, और जहां मत ज्यादा है वहां पार्टी से कोई लेना देना नहीं। जबकि ईमानदारी ये है कि जनता ने अपना प्रतिनिधि पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुना था, वो निर्दलीय नहीं थे, वहां कांग्रेस का पंजा सिंबल था उनका। आज उनके पास में वो सिंबल है जिसके खिलाफ वो कल तक लड़े थे। तो जो मतदाता ने पंजे को वोट दिया था, क्या वो आज ये सोच के कि नहीं वो कमल पे है तो कमल पे वोट दे देंगे? कतई नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने जिसको वोट दिया था वो पंजे पे था, और वोट एक हिंदुस्तान के आम नागरिक का एक वो ताकत है जो लोकतंत्र में उनको दी हुई है, जिसको कोई कभी खरीद नहीं सकता, लूट नहीं सकता, और कोई उनके संग छीन नहीं सकता। पर दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके उस ताकत को धोखे से छीन लिया, खरीद लिया, लूट लिया। अपनी लूटी हुई चीज को पुनः हासिल करने का 7 महीने में ही समय मिल गया, अपनी ताकत की पहचान को दिखाने का 7 महीने में समय मिल गया। तो वो जनता जिसने 5 पंजे को आज से कुछ वर्ष पहले वोट दिया था, वो फिर से जवाब देने को तैयार है। विकास जी आपने दुर्गेश जी को सुना, वो ये कह रहे हैं कि स्वाभिमान 15 महीने की सरकार थी, आपने पूरा मौका दिया होता। जी जी हाँ 5 साल और चल जाते कम से कम, जब आप दोबारा चुनाव होता तब आप कर लेते। इतनी हड़बड़ी क्या थी, इतनी जल्दीबाजी क्या थी? देखिए कांग्रेस ने 2018 में जो वोट पाया था वो 5 साल की कार्य योजना पे थोड़ी पाया था, वो तो उन्होंने तड़ाक फड़ाक कहा था। 10 दिन में लोन माफ, सरकार बनते से बेरोजगारी भत्ता। 5 वर्ष के लिए हमने वचन पत्र लेके आए थे, आपके कहने से 5 दिन का वचन पत्र थोड़ी होता है। अरे आपने 10 दिन की घोषणा की थी, आपने तो कहा था 15 लाख हर खाते में आएंगे, आ गए क्या? आपने तो कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे, आ गए क्या? मध्य प्रदेश के चुनाव शिवराज सिंह चौहान ने 21,000 घोषणाएं करी थी, कुछ पूरा कर दिया क्या? मत करिए। ये 7 महीने में क्या किया, कुछ बता पाएंगे आप? मैं बताता हूँ ना, आप शांत तो रहिए, जरा मौका तो दीजिए मुझे। मैं बहस ऐसी थोड़ी करूंगा, आप भी बोले मैं भी अभी मैं बोल रहा था तो आप बीच में बोल रहे थे। नहीं मैंने हाथ रेस किया था, बोला बिल्कुल नहीं था। मैंने केवल हाथ शिवराज सिंह विकास जी कंटिन्यू कीजिए, इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। दुर्गेश जी विकास जी से बात कर लेते हैं। अरे शर्मा जी हमने सुवासरा से चर्चा चालू करी है, अब आप सुवासरा का मसला समझिएगा। सुवासरा में खेती किसानी कैसी है, वहां स्केल ऑफ फाइनेंस क्या है, फसलों का बढ़ा हुआ है, खेती किसानी उन्नत है, किसान मालदार है, और वहां पे लोन भी अच्छा लेता है किसान, फसली लोन खास करके। अब आप बताइए, कांग्रेस खुद कहती है कि हमने अपर लिमिट वाला लोन कोई माफ किया ही नहीं, तो क्या सुवासरा की जनता नहीं समझेगी? जबकि वहां पे सब अपर लिमिट के लोनीज हैं, तो उस मामले में तो कांग्रेस खुद कहती है कि हमने वो माफ नहीं किया। आप प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते थे, आपने शाहजहांपुर के प्रोसेसिंग यूनिट की बात की, वहाँ के टमाटर के लिए, मिर्ची के लिए एक ही मौसमी फसल लेते हैं वहाँ के किसान, सोयाबीन, चना, मक्का, इसके अलावा कुछ उनको फायदा। आप तो उस क्षेत्र से हैं, यकीनन विजय जी, आप तो उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। नमकीन क्लस्टर वहां डेवलप कर रहा, तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने 2016-17 में चालू किया था, फूड प्रोसेसिंग पे बढ़ाया। अच्छा देखिए क्या किया, कौन सी इंडस्ट्री लगाई, कहां पर इंडस्ट्री लगाई, बताइए तो। वहां पे पूरा फूड जोन बनाया है, प्रोसेसिंग जोन बनाया है नमकीन क्लस्टर के लिए। अब आप आगे सुनिएगा मेरी बात, और मैं कह रहा हूं संतरे की आपने बात करी,
तो संतरे के ऊपर संतरे की फसल खराब होती है तो पहली बार बीजेपी की सरकार ने घोषणा करी कि उनको राहत पैकेज दिया जाएगा आरबीसी 4 में। मुझे लगता है, मैं जो और एक बात कहना ऐड ऑन करना चाह रहा था कि एक तो फसल लोन कांग्रेस सरकार माफ नहीं कर पाई। अच्छा, फसल लोन टाइम पीरियड में माफ, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया आपने, दस्तावेजी प्रूफ सदन में रखे, पटल पे रखे। मेरी बात सुन लीजिए। सर, डबरा ले चलता हूँ सर, आप लोगों को रोकता हूँ, मैं चाहता हूँ सुहासरा से बाहर लेकर जरा डबरा ले चलता हूँ। डबरा में हमारे संवाददाता है सचिन सर, मेरा संवाददाता खड़ा है सर, उसको कुछ बोलने दीजिए ना सर, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ले लूँ उससे। डबरा से ले लेते हैं पहले। सचिन श्रीवास्तव जुड़ गए। सचिन, क्या आपको अपडेट मिल रहा है? 4 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत क्या आ रहा है आपके पास? 3 बजे तक का हमारे पास है 49.20। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी तक का 50% से ज्यादा मतदान हो चुका है और इसमें खास बात यह है कि ये जो मतदान हुआ है सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों में ये मतदान हुआ है। वहीं अगर शहरी इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर मतदान का प्रतिशत काफी कम देखने को मिला है। इसमें खास बात ये निकलकर सामने आती है कि जैसा कि 4 तारीख यानी कि कल करवा चौथ है, तो करवा चौथ के दिन महिलाएं व्रत रखेंगी और वो खरीदारी है तो वो आज पूरी करेंगी। जब खरीदारी होगी स्वाभाविक सी बात है व्यापारी वर्ग जो कि डबरा में निवास करता है, खासकर शहरी इलाके में निवास करता है, तो वो वोट डालने नहीं जा पा रहा है। तो सबसे बड़ा महत्व यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वही अगर ग्रामीण की बात की जाए तो ग्रामीण में आदमी लोग जा रहे हैं, खुल के एक तरह से मतदान कर रहे हैं। कई जगह पर अभी तक 70% से अधिक मतदान हो चुका है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ग्रामीण में इसका असर काफी व्यापक तौर पर देख सकते हैं। वहीं अगर शहर की बात की जाए तो यहाँ पर धीमा असर देखने को मिल रहा है। अभी मैं एक मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ, यहाँ पर कहीं से कहीं तक देखा जाए कतार तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। इक्का दुक्का लोग आते हैं और जैसे ही आते हैं यहाँ पर कोरोना को लेकर भी सतर्कता बरती गई है। उनके हाथ सैनिटाइज किए जाते हैं, उसके बाद उन्हें ग्लव्स दिया जाता है, उसके बाद वो वोट डालते हैं और चले जाते हैं। यानी कि कहा जाए कि लाइन अगर देखने को अगर बात की जाए जैसे कि मतदान के समय में होता है, आम दिनों के समय में होता है कि बड़ी बड़ी लाइन रहती है, तो यहाँ पर अभी तक कोई लाइन देखने को नहीं मिली। कोई और अपडेट सचिन आपके पास इलाके को लेकर डबरा से? जी बिल्कुल बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा मतदान चल रहा है। जैसा कि सबसे ज्यादा हॉट सीटों में ये शुमार है। डबरा की सीट यहाँ पर समधी और समदन का मुकाबला है। इसमें खास बात ये है कि आज जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो कल तक कांग्रेस में है और जो कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश राजे हैं वो पहले बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये अपने आप में रोमांचक स्थिति देखने को मिल रही है। और इसमें एक बात और सामने आती है कि ये दोनों समधी और समदन है। तो चूंकि देखा जाए बयानों के तीर भी यहाँ पर काफी चले थे। मंत्री इमरती देवी अपने बयानों को लेकर जानी जाती है और कई बयान उनके सामने आए थे जिस पर बवाल भी मचा था। तो कहीं ना कहीं ये पूरे डबरा की बात की जाए या फिर ग्वालियर की बात की जाए, पूरे मध्य प्रदेश समधी समदन के बीच मुकाबला है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सचिन इस तमाम बातचीत के लिए। मध्य प्रदेश की चलिए आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। ऐसी सीट है जो डबरा जो है, आपको याद होगा कि मुझे लगता है कि 28 पे सबसे ज्यादा जो चर्चे में सीट वो डबरा सीट है, इमरती देवी को लेके और बाकी चीजों को लेके। जब से वो कांग्रेस की सरकार में मंत्री थी तब भी वो चर्चा में बोलेंगे कुआं में कूद जाऊंगी, तो वो बेंगलोर जहां सिंधिया जी कहेंगे वहां में चल दूंगी। फिर खैर वो उनकी अपनी एक समर्पण है किसी के प्रति, उसको हम ज्यादा उस वे में नहीं लेंगे। लेकिन आप देखिए आइटम शब्द उसको लेके काफी यहां से निकला। हाँ, उसके बाद आइटम के बाद अब हम आ जाते हैं तो कि यहाँ से इमरती देवी ने भी कई तरह के बयान दिए। उन्होंने भी कहा कि मैं भी अनर्गल बयान दे सकती हूँ, उन्होंने भी अनर्गल बयान दिए। सवाल ये है कि डबरा में जिस चीज़ को बुराने में दोनों पार्टियां लगी थी उसमें कामयाब हो पाई क्या दुर्गेश जी? आदरणीय, डबरा हो या जो मध्य प्रदेश में जितनी भी जगह चुनाव हुआ है, जनता आज मतदान करने निकल रही है और जो वोटिंग परसेंटेज बता रहा है कि जनता की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने एक शब्द पकड़कर पूरा चुनाव को पलटने का प्रयास किया, ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि उन्होंने मध्य प्रदेश में गद्दार पैदा नहीं करे हैं। उन्होंने खुद उस बात पर मोहर लगाई जब राहुल लोधी को दोबारा ले गए। समझ में ये नहीं आ रहा कि 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी की सरकार से नाराज होकर विधायक गए कि उनके काम नहीं हो रहे। चलिए मान लिया, 7 महीने ये राहुल लोधी के कौन सा काम कमलनाथ जी ने या कांग्रेस शासन ने रोक दिया?
ये इस बात को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करती है, और षड्यंत्र मध्य प्रदेश में भी किया। जनता इमरती देवी का, जनता गोविंद सिंह जी का, जनता तुलसी सिलावट जी का, तो जनता और जितने भी नेता हैं जिन्होंने उनके वोट को बेचा है उसका जवाब देगी। जी डबरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रयास किया कि एक शब्द जी, पकड़ो और मैं पूरी सुन रहा हूं। राजनीति और पूरी पृष्ठभूमि को रुकेंगे तो बदल मैं दो। बोलूंगा। जी पर वहीं उनको शब्द की बात आने पर बिसाऊलाल नहीं दिखाई दिए, वहीं भारतीय जनता पार्टी को मोहन यादव जी नहीं दिखाई दिए, वहीं जनता पार्टी को दंडोतिया नहीं दिखाई दिए, जिन्होंने अपशब्दों की एक लंबी फहरिस्त खड़ी कर दी। केवल एक शब्द जिसको किसी उद्देश्य को लेते हुए नहीं बोला गया, एक सामान्य तौर पे यदि किसी कोई के मुंह से कोई शब्द निकला उस पर राजनीति करी भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक, जवाब जनता दे रही है। अभी तो विकास जी से जवाब ले लेते हैं। अरे मुझे मौका दे दीजिए। विकास जी बोलिए, विकास जी बोलिए। जी देखिए, मैं एक ही बात रखना चाहता हूं, दुर्गेश जी कमलनाथ जी को डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। मान रहे हैं गलत शब्द था, बिल्कुल नहीं नहीं कर रहा। रहा, फिर कमलनाथ जी को डिफेंड नहीं, बिल्कुल, बहुत मैं अच्छी बात। आपके षड्यंत्र को खुलासा कर रहा था। अरे अच्छा, देखिए आप शर्मा जी, मुद्दों से भाग गए। अब आप मुझे बोल लेने दीजिएगा, फिर आप बोलिएगा। है देखिए, षड्यंत्र का आरोप ये हमारे ऊपर लगा रहे हैं। एक बात बताइए, राहुल गांधी जी ने इस आइटम शब्द को लेके स्वयं ट्वीट किया, ट्वीट के माध्यम से किया। ऐसा नहीं कि किसी पत्रकार ने, विजय जी ने पूछा हो, शर्मा जी ने पूछा हो तो कमेंट किया है। ट्वीट करके आइटम शब्द के प्रति खेद जताया। कमलनाथ जी को रखेल नहीं बोला बिसाऊलाल जी ने, उस पे आप भी बीच में बोलने लगे आप, करा, फिर बीच में बोलने लगे आप। अरे भैया विजय भाई, जब राहुल गांधी खुद महिलाओं के प्रति इस अभद्र व्यवहार से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब सोचते हैं तो उन्हें खेद जताना पड़ा, तो बड़ा स्पष्ट है कि ये षड्यंत्र नहीं था, गलत बात थी तो गलत थी, क्योंकि उसका राष्ट्रव्यापी कुप्रभाव पड़ रहा था और राहुल गांधी उसको रोकना चाहते थे। अब राहुल गांधी जिस मामले में बोल रहे हैं उसमें प्रतिपक्षों के हम नहीं बोलेंगे। मैं कह रहा हूं कि जो हमारा संवाददाता जहां से जुड़ा था, श्री राम जी की माता के बारे में आपके नेताओं के द्वारा बोले शब्दों पे कोई प्रभाव नहीं है। एक मिनट सर, आप दोनों से सवाल है और मैं दुर्गेश जी आपसे शुरू करूंगा। जी जी, अच्छा 90,598 वोट मिले थे इमरती देवी को। अब आप पिछली बार की बात है, इस बार मुझे बता दीजिए कि उस अंतर को पाटने में एक विधायक को अगर वो 50-60 हजार क्रॉस करता है ना सर, जब उसके सामने बीएसपी वाला खड़ा हो, फिर सामने वाला 33,000 वोट ले गया हो, 1200 से ज्यादा लगभग आपके नोटा में वोट पड़ गए हो, तब चक्कर आ जाते हैं मतदाता को, उसको प्रत्याशी को। जी विजय जी, वहां इमरती देवी अकेली लड़ रही थी क्या, या कांग्रेस के पंजा साथ में था? व्यक्तिगत तौर पे इमरती देवी 1000, 2000, 500 वोटों को असर डाल सकती है अपने नाम पे, अपने परिवार के नाम पे। पर कहीं ना कहीं पार्टी अपना वजूद रखती है, और जब पार्टी अपना वजूद दिखाती है तो रिजल्ट पार्टी के पक्ष में आता है। और जितनी भी जगह मध्य प्रदेश में बोलने चुनाव हो रहा है, जब वो बोलते तो आप कहते हैं दो ही बात है, उनको बोलने दीजिए, मैं एक आपके पास आऊंगा। जनता के वोट को खरीद फरोख्त, दूसरी जनता के द्वारा कांग्रेस को देकर कांग्रेस की सरकार बनाई गई थी। किसी व्यक्ति को नहीं चुना था, पार्टी को चुना था। उस पार्टी को मध्य प्रदेश में षड्यंत्र पूर्वक हटाया गया, तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करके जनता फिर से जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को कि कितने भी षड्यंत्र कर लो, वो जिसको चाहेगा वो नेता प्रतिनिधित्व करेगा, वो जिस पार्टी को चाहेगी वो पार्टी देवी सरकार चलाएगी। मैं आऊंगा आपके पास विकास जी। 10 साल केंद्र में एक शब्द कहा था इमरती देवी ने, जब कुछ लास्ट जो उनका वीडियो आया था, जब चर्चा का लास्ट जो कारण रहा उनका, विकास जी रुकिए ना, उनको कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता रोक लेते हैं, कहते हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, आपने ये किया था, आप हमारे साथ थी, तब आपने कहा बिल्कुल मैं आपके साथ खड़ी हूं, पार्टी जाए भाड़ में। हाँ, ये कौन सी पार्टी? भाजपा कार्यकर्ता, ना कि कांग्रेस। सुनिए विकास उनका ऐसा कहना था भाई, वो जो कह रही थी वो मैं कह रहा हूं। एक मिनट, दुर्गेश जी बोल दिए तो आपकी बात रह गई। हाँ 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 हाँ
विकास जी अब बताइए। नहीं, उनने कांग्रेस के लिए बात कही थी। यही तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता था, कांग्रेस के लिए भाजपा का कांग्रेस के लिए कही थी नेता बात। पूछ रहा है, बात कर रहा है, तो वो कांग्रेस का हो गया उस समय। सुनिए ना, अब आप और दुर्गेश वैसे का- कहने लगेंगे नहीं हमारा, यही तो उनके सत्य है। अच्छा, मैं वो जीतू पटवारी क्या बोल रहे थे, जो उन्होंने बोला था स्पष्ट है सबके सामने। फिर से क्या मतलब है? भाड़ फिर में से जाए क्या पार्टी, मतलब? भाड़ फिर से में क्या जाए मतलब पार्टी, है? जीतू पटवारी ने बोला आपकी था। मर्ती बोल रही थी भाड़ में जाए। देखिए विजय जी, भाड़ में मर्ती देवी भेज विजय रही जी, थी। आपने डबरा का अच्छा एक केस स्टडी ले लिया जहां मतदान चल रहा है। मैं दत्ती गांव जी के लिए जो बात कर रहा था कि जहां पे कोई भी हमारा कैंडिडेट भारी मतों से विकास जीता जी, होता है, अपनी किसी बात भी 20 सेकंड में पार्टी खत्म कर दीजिएगा, एक छोटे से वो ब्रेक के लिए उस रुकना है। व्यक्ति का, उस कैंडिडेट का भी बहुत बड़ा वोट होता है। देखिए मध्य प्रदेश में 2018 में हमें मिले 40.5% वोट, कांग्रेस को मिले 40% वोट, तो लगभग जो वोटर था लगभग बराबर बटा था। लेकिन जिस विधानसभा में, जैसे इमरती देवी जी की विधानसभा में अगर बहुत हाई पोलराइजेशन इमरती जी के पक्ष में रहा, तो ये उनका व्यक्तिगत वोटर था, वो उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार फिर वोट डाल रहा है। अरे नहीं तो पूरे मध्य प्रदेश में आपको 50,000 का अंतर मिलता, दुर्गेश जी। हर सीट पे आपको बढ़त मिली। 10 तारीख को रिजल्ट लेना, आपको नहीं मिली थी 50,000 की बढ़त 10 हर तारीख सीट को पे। रिजल्ट ले लेना। ये 6 बजे के बाद करेंगे ना सर गणित, ये वाला जो गणित विकास जी आप बता रहे हैं ना, ये टैली तो उस समय चलेगी 6 बजे के बाद करेंगे। देखिए आप, और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी, क्योंकि मरवाई सीट है और वहां हमारे संवाददाता सतीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश, क्या स्थिति देख रहे हैं आप? कितना मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? किस मतदान केंद्र पर हैं आप और दिन भर क्या स्थिति आपने देखी? देखिए विजय, इस वक्त मैं मरवाही विधानसभा के प्राथमिक शाला सेमरदर्री में बने मतदान केंद्र में मौजूद हूं और सुबह से मैं अलग अलग मतदान केंद्र में जा रहा हूं। बरौर हो, कुम्हारी, मरवाही या जो है ये जो इलाका है, अभी मैं सेमरदर्री में मौजूद हूं और जो मतदाता जो है अभी फिलहाल मतदान केंद्र में मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतदान केंद्र खाली पड़ा हुआ है और जो फर्स्ट टाइम का जो समय था उसमें मतदाता निकल के आ रहे थे सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का जो समय था। लेकिन अब जो उल्टी समय जो है, फिलहाल जो मतदाता इक्का दुक्का मतदाता ही पहुंच रहे हैं और जो परसेंटेज की जो जानकारी मिल रही है, करीब 80% मतदान जो है होने की जानकारी मिल रही है। और क्योंकि कोरोना काल में पहली बार ये मतदान हो रहे हैं, जो तमाम व्यवस्था है, ग्लव्स है, मास्क है, सैनिटाइजर है, ये तमाम तरह की व्यवस्था मतदान केंद्र में देखने को मिल रही है। सुरक्षा कर्मी मौजूद है, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। 3 बजे तक मरवाही से 59% मतदान की खबर आई थी। अभी आप एक बार फिर से बताएंगे कितने फीसदी मतदान हो चुके हैं मरवाही में? मैं जिस मतदान केंद्र में मौजूद हूँ वहां पे 77% से अधिक अच्छा, मतदान आप जिस वहां पर मतदान हो केंद्र चुका था, में? सेमरदर्री मतदान केंद्र में 77% से मतदान यहाँ पर हो चुका है। यानी ओवरऑल अगर स्थिति देखी जाए तो वो लगभग 65-70 के आसपास ही जाएगा। सतीश, और कोई अपडेट आपके पास, कुछ महत्वपूर्ण खबर? देखिए क्या है, जो दिव्यांग मतदाता है वो अभी मतदान केंद्रों में नजर आए हैं। अलग अलग मतदान केंद्रों में वो तस्वीरें सामने आई है कि जो दिव्यांग मतदाता है, जिनको जो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे मतदाता भी मतदान केंद्रों में मतदान करने पहुंचे हैं। ये जो है लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है। चलिए सतीश, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। चलिए सर, हम डबरा की बात कर रहे थे, डबरा से जरा आगे निकलेंगे तो हम और आगे की सीटों पर भी हम बात कर पाएंगे। विकास जी और दुर्गेश जी, जरा मैं इन 2 सीटों पर अगर बात कर लें, ग्वालियर की और ग्वालियर पूर्व की, क्योंकि ये वो 2 सीटें हैं जो वाकई ग्वालियर के लिए तो प्रतिष्ठा का विषय हो जाती हैं, क्योंकि जहां से सिंधिया जी आते हैं, जहां से उन्होंने अपनी राजनीति की, फिर जहां से उन्होंने बीजेपी में प्रवेश किया। सवाल यह है कि इन दोनों जगह इतना वोट प्रतिशत इतना कम क्यों है? दुर्गेश जी। विजय जी, ये बात सही है, विकास ग्वालियर में वोटिंग परसेंटेज कम है। शहरी क्षेत्र में थोड़ा कोरोना से लोगों को एक दहशत होती है या दहशत है, ये मुझे ऐसा लग रहा है। और ग्रामीण अंचल में चूँकि खुलापन ज़्यादा है और वहाँ कोरोना के मरीज और ये सब बहुत कम है, इसलिए जनता जो है वहाँ पर। लेकिन दुर्गेश जी, पिछले बार भी वहाँ पे एक बार रोकना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। दुर्गेश जी, पिछले बार भी ग्वालियर पूर्व में 59% मतदान पड़े थे और 63% ग्वालियर में पड़े थे। तो ज्यादा अंतर, मतलब वहाँ का ट्रेंड ही ऐसा है कि कम वोटिंग का, जबकि इस बार तो उम्मीद थी कि ज्यादा होगा। वहाँ पे जिस मुद्दे को आप लोग लेके चले हैं, उम्मीद थी कि ज्यादा वोटिंग होगी, क्योंकि ये जी होना चाहिए था,
क्योंकि ये जो चुनाव है ये पूरे देश में एक ट्रेंड सेट करने वाला है, देश की एक धारा को, एक विचार को, एक सोच को बल देने वाला है। इस समय मतदाता को निकल के अपने मत का उपयोग करना चाहिए था, नहीं कर रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अनुरोध कर सकते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं और सोशल मीडिया पे हम प्रयास कर रहे हैं और चुनाव आयोग भी प्रयास कर रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करने निकले। दोनों ही तो दल बदलू है, पर जो उदासीनता है, बिल्कुल अच्छा जी, ये भी हो सकता है कि उदासीनता जो है वो वाकई में गलत है। जनता को बिल्कुल मान लेता हूं कि दल बदलू और किसी भी बात पे हो, पर मतदाता के पास एक और ऑप्शन है, नोटा। अपनी उपस्थिति जाके दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि हमको लोकतंत्र में लोकतंत्र को ताकत देने में एक विश्वास है। उस विश्वास के लिए मतदाता को निकलना चाहिए। विकास जी, इसको आप किस तरह से देखते हैं, जो हम बात करते हैं ग्वालियर पूर्व की वोटिंग परसेंटेज को लेके? नहीं, बिल्कुल ये खेद का विषय है कि अगर पोलिंग ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी ज्यादा है, जहाँ पे लोगों को ज्यादा दूर तक बूथ के लिए जाना पड़ता है, वहाँ शहरी क्षेत्र में बेहतर होनी चाहिए। हमने अनुरोध किया, हमारी पार्टी के वहाँ के नेता लोगों को वोटिंग के लिए काउंसलिंग करने में लगे हुए हैं, घर घर जाके भी निवेदन कर रहे हैं, फोन से भी निवेदन कर रहे हैं लोगों से कि लोग वोट जरूर डालें। और आशा है, देखिए शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सा शाम को भी पोलिंग तेज होता है, लेकिन एक ग्वालियर का जो ट्रेंड है, पहले से भी ट्रेंड है, वो भी हमने देखा है। और दुर्गेश जी की बात से सहमत हूं मैं कि कुछ कोरोना का प्रभाव इस दौर में शहरों में थोड़ा ज्यादा सतर्कता, सचेतता, नहीं आना जाना, परहेज, यहाँ पर आप दुर्गेश जी की बात से सहमत है, बाकी बातों में आप दुर्गेश जी से सहमत नहीं। अच्छा, ये विजय एक विडंबना, ये देखिए दुर्गेश जी और विकास जी मेरी बात से सहमत होंगे। ग्रामीण इलाके में इनकी मजबूरी है, इनकी पार्टी ने इनको बाध्य कर रखा है। मैं ये कह रहा था दुर्गेश जी, विकास जी सहमत हैं। बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि ग्रामीण इलाके में उतनी सुविधाएं नहीं होती जो विकास जी कह रहे थे कि दूर जाना पड़ता है पोलिंग बूथ के लिए, ये बाकी तमाम तरह की सुविधाएं शहरों वालों को ज्यादा मिलता है। उसके बाद भी लोकतंत्र के प्रति जो आस्था है वो गांवों वालों में ज्यादा दिखती है। ये बात सही है, पर आजकल ऐसा नहीं है कि बहुत दूर जाना पड़ता है। चुनाव आयोग ने इतनी व्यवस्थाएं कर दी है, बूथ जो है गांवों के करीब है, उसके बाद भी। और चूंकि एक जी उसके बाद भी थोड़ी सी फिजिकल डिस्टेंस ज्यादा ही रहता है। चलिए, आप दोनों को रोक रहा हूँ सर, माफी चाह रहा हूँ, आप दोनों को रोकता हूँ। कुछ एक खबर में भी देखते जरा। सागर जिले के सुर्खी में बढ़ते पोलिंग परसेंटेज को देखते हुए निर्वाचन आयोग की चुनावी तैयारियां सफल नजर आ रही है और खासकर मतदान केंद्रों में महिला वोटर्स की तादाद ज्यादा है, जो कि उनकी जागरूकता को दिखाती है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने महिला मतदान का प्रतिशत अपने पक्ष में जाने का दावा किया। हालांकि मतदान केंद्रों में तैनात निर्वाचन अधिकारियों ने इसे कोरोना के दौर में भी निर्वाचन आयोग की बेहतर तैयारियों का नतीजा बताया। सुर्खी के पोलिंग बूथ से हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने जायजा लिया। लोकतंत्र के इस महायज्ञ में जनता अपने वोटों की आहुति लगातार दे रही है। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का हाल बताएं तो यहाँ सुबह से ही वोटर्स की कतारें मतदान केंद्रों में लग गई थी और इस वक्त भी आप देखेंगे कि लोकतंत्र के खूबसूरत नज़ारे इस वक्त आप देख सकते हैं। ये वो तमाम महिलाएं हैं जो अपनी अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल, अपने अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने मतदान केंद्र पहुंचे हैं। इस वक्त हम सुर्खी के मिडिल स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ पर 8 बूथ बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वो तमाम इन महिलाओं को, तमाम इन महिला वोटर्स को सैनिटाइज कर रहे हैं, उनका थर्मल टेम्परेचर लेते हैं, सैनिटाइज करते हैं और साथ ही साथ ग्लव्स और मास्क का वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। महिला वोटर्स का इस तरह से अल सुबह से घरों से निकलना, मतदान केंद्रों में पहुँचना, ये बताता है कि लोगों में खासा उत्साह है। न सिर्फ उत्साह है बल्कि लोग अपने वोट के लिए जागरूक भी हैं। इस वक्त तमाम मतदान कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की व्यवस्थाएँ अल सुबह से कर रखी हैं और रुझान क्या किस तरह से है। हमने देखा कि वोटर्स बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, महिलाएँ भी पहुँच रही हैं। कोविड को लेकर के प्रशासन, निर्वाचन आयोग बहुत सख्त है और ये निर्देश पहले से दिए गए हैं कि कोई भी मतदाता कोविड के नियमों का पालन करे, डिस्टेंस को फॉलो करे और कोई भी मतदाता अगर मतदान केंद्र के अंदर जाता है तो बिना मास्क के नहीं जाएगा। ये लोकतंत्र का बड़ा खूबसूरत पर्व है और अधिक मतदान होना
हमारे लोकतंत्र के लिए वो तो आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि जागरूकता हमारे मतदाताओं में निरंतर है। हर्ष की बात है ये बेहद हर्ष की बात है। लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये तमाम कोविड-19 गाइडलाइन आप देख रहे हैं जिनका पालन निर्वाचन आयोग सुर्खी में भी करवा रहा है। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, सुर्खी, सागर। चलिए, तो बूथ पर महिलाओं ने ज़्यादा वोटिंग कर का अपना दिखाया है, दिलचस्पी दिखाई है। और भी कोशिश रहेगी लोगों की कि वो पहुंचे जल्द से जल्द। और हम भी आपसे यही कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलिए। सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ विजय, हम अपील करते हैं, IBC 24 अपील करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान जरूर करें। बिल्कुल, आप मतदान करने ज़रूर पहुंचेगा। और इतने कम समय में जितनी बात हो पाई, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।